हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी तथा यूपीएसआई की तैयारी आप लोगों की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आज हम लोग जीके जीएस का सेट 6 को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न है, एशिया के निम्न देशों में से, देखिए, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल, यानी कि किसकी बात कर रहा है, कौन सा तेल, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि देखिए, विश्व नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है एशिया में सबसे बड़ा तेल यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादक देश कौन सा है। सऊदी अरब है, यमन है, इराक है या फिर ईरान है। तो अगर एशिया में हम सबसे बड़े पेट्रोलियम या फिर तेल उत्पादक की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो कौन सा है, सऊदी अरब है। यही प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ दे कि विश्व में पूछ दे कि विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन में कौन सा है, तब कौन सा है, अमेरिका है, यूएसए है, टॉप पर है। ठीक है, अमेरिका है विश्व में पेट्रोलियम उत्पाद में। लेकिन एशिया में पूछ ले तो कौन सा है, एशिया में सऊदी अरब है। ठीक है, एशिया में कौन सा है, सऊदी अरब है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तेल, तेल का मतलब क्या है, पेट्रोलियम से। तेल क्या पूछा है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम पूछा है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, पेट्रोलियम, यानी कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। उड़ीसा है, झारखंड है, असम है और मध्य प्रदेश है। तो अगर हम भारत में सबसे पुराने या सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो वह कौन सा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कौन सा है, असम है। और भी असम में कौन सा, तो असम का माकूम कौन सा है, बहुत बार पूछा गया है कि माकूम क्या है। तो यह तेल जो है, यहाँ पे तेल का उत्पादन होता है, माकूम है असम में। और यह 1867 यानी कि 1867 में, कब, 1867 में देश का पहला तेल का कुआं था। यह क्या था, तो पहला जो है तेल का माकूम जो है, पहला तेल का कुआं था, जो कि भारत का पहला तेल का कुआं था। पेट्रोलियम उत्पादन शुरू हुआ था असम में है यह माकूम, जो कि 1800 कब, 67 में। उसके बाद से यहाँ पे असम में ही क्या है, और देख लीजिए असम में कौन कौन से हैं तेल के कुएँ, जो कि कहाँ कहाँ पे है, तो दिग्बोई में है। बहुत बार पूछा गया है दिग्बोई को ही, तो आप लोग दिग्बोई को भी याद रख लीजिए, दिग्बोई भी है। और कौन सा है, बोगाई है, बोगाई गांव, बहुत बार असम का बोगाई गांव, यह भी क्या है, तो असम का बोगाई गांव है। सुरमा नदी है, सुरमा नदी, यह भी क्या है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नहर काटिया, क्या है, नहर कटिया, यह भी जो है कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, और ये कैसे हैं, पेट्रोलियम उत्पादन के जो है क्या है, यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद किया जाता है। माकूम हो गया, दिग्बोई हो गया, बोगाई गांव हो गया, सुरमा नदी हो गया और नहर कटिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। न्यायमूर्ति बालकृष्णन हैं, पिनाकी चंद्र घोष हैं, एच.एल. दत्तू हैं और कह रहे अरुण कुमार मिश्रा है। तो वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान समय में कौन है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। लेकिन इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले एच.एल. दत्तू थे। कौन बनते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो जो हमारे CJI होते हैं, जो हमारे कौन से पूर्व CJI, पूर्व जो CJI होते हैं, वर्तमान में नहीं, जो पूर्व से रिटायर हो जाएंगे, यही जो क्या बनते हैं, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। 2 सालों के लिए इनकी नियुक्ति होती है। इनसे पहले एच.एल. दत्तू थे, अब वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है, 10 दिसंबर को। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हम बात करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था, ठीक है, पिछले साल। अब आगे देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा, दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वुमेन्स टैक्टिस, स्वैट, इसको हम अगर हम स्वैट की बात करें तो स्वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यही स्वैट का फुल फॉर्म होता है कि सर्व महिला स्पेशल वुमेन, सर्व महिला स्पेशल वुमेन टैक्टिस की टीम कमांडो की कुल कितनी संख्या है, यानी कि इसमें जो है टीम कमांडो में कितनी संख्या है इसकी, 36 है,
46 है, 56 है, 66 है, कितनी है? तो 36 है। कितना है? 36 है इसमें कमांडोज की संख्या। गठित कब हुआ था? स्वैट का गठन कब हुआ था? 2018 में। ठीक है, 2018 में स्वैट का गठन हुआ था। ठीक है, स्वैट का गठन 2018 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि भारत में 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग 2018 में हुआ था, लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया था? यानी कि किस देश के साथ जो है 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो किस देश के साथ? म्यांमार के साथ। किस देश के साथ? म्यांमार के साथ जो है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग पर समझौता किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। छठा प्रश्न है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यानी कि दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा दर्पण से दांतों की छवि को देखते हैं ये लोग? अवतल दर्पण है, उत्तर दर्पण है, बाइफोकल दर्पण है या फिर सादे दर्पण से? तो किस दर्पण से देखा जाता है? किस दर्पण से देखा जाता है दंत चिकित्सकों के द्वारा? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है यह, जो दंत चिकित्सक देखते हैं। क्या करते हैं दंत चिकित्सक इस अवतल दर्पण से? तो दांतों को बड़ा, यानी कि दांतों को जो बड़ा प्रतिबिंब करके, यानी कि दांत जो होते हैं हमारे छोटे और उसके बड़े, उसका और बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक है, दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग डेंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, सातवां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, खाने, पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुसंचित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति कितना लीटर है? यानी कि प्रति व्यक्ति जो है एक दिन में खाने, पीने, पकाने, नहाने, धोने के लिए इत्यादि के लिए कितना, न्यूनतम कितना लीटर पानी यूज कर सकता है? एक व्यक्ति की बात की गई है। 50 लीटर, 20 लीटर, 75 लीटर या फिर 10 लीटर? तो कितने लीटर की बात की गई है? 50 लीटर। कितना? 50 लीटर। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। आठवां प्रश्न देखते हैं। मृत जीव और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जो मृत जीव होते हैं, जानवर होते हैं, खाद वगैरह, इनको जो खाद या मिट्टी में बदलने का काम जो सूक्ष्म जीव करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। यानी कि हम जीवाणु कहेंगे, फंगस कहेंगे, प्रोटोजोआ कहेंगे या अपघटन करने वाले जीव। तो क्या कहलाएंगे? ये अपघटक कहलाते हैं। इन्हें हम क्या डीकम्पोजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक या फिर डीकम्पोजर, जो डीकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वें प्रश्न को। हमारा 9वां प्रश्न है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भर, यानी कि भूजल क्या हो जाता है? जलस्तर नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को हम क्या कहते हैं? यानी कि भूजल रिसाव से ही यह चार्ज होता है। कुछ स्थानों पर क्या होता है कि भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है और इस जल को हम क्या कहते हैं? एक्वीफर। एक्वीफर कहते हैं। बारिश का पानी, तालाब या अंतर्जलीय, क्या हम कहते हैं इसे? तो एक्वीफर, जिसे हम जलभर या जलभृत भी कहते हैं। एक्वीफर को हम क्या कहते हैं? इसे जलभर या जलभृत कहते हैं। ठीक है, इसे एक्वीफर को कहते हैं। इसे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे एक्वीफर की बात करें तो यह जो धरातल यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे होता है, जहाँ पर क्या होता है? यह भूजल क्या होता है? भूमि का जल एकत्रित होता है और मनुष्य द्वारा यह नलकूप, किसके द्वारा? नलकूपों से निकाला जाता है अनुकूल दशाओं में। यानी कि किसके द्वारा यहाँ से एक्वीफर से जल निकाला जाता है? तो नलकूपों के द्वारा। किसके द्वारा? नलकूपों के द्वारा। नलकूप हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, उनसे पानी निकाला जाता है। आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु यानी कि वायरस की बात कर, किसकी? वायरस की बात कर रहा है। तो वायरस से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, टाइफाइड, पेचिस या फिर एड्स? तो देखिए, हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु से। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। यह साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड जो कि जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी इस नाम से होता है। क्या नाम है? लिख देती हूँ यहाँ पे, साल्मोनेला टाइफी नाम का जो क्या होता है? जीवाणु होता है।
उससे होता है क्या, टाइफाइड होता है, ठीक है, हैजा। अब अगर हम बात कर लें पेचिस की, तो यह भी किससे होता है, पेचिस भी जिसे हम कहते हैं, यह भी किससे होता है, तो ये जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित है। पेचिस भी क्या है, जीवाणु जनित है, ठीक है, ये भी जीवाणु। लेकिन एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स किससे होता है, एड्स जो होता है वह वायरस से होता है। वायरस से, कौन सा वायरस होता है, तो HIV वायरस से होता है एड्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं पेचिस, जो कि ये भी क्या होता है, बैसिलरी डिसेंट्री बैक्टीरिया होती है, ठीक है। इसी अमीबा, एक तरह से ये क्या होता है, अमीबा होता है, बैक्टीरिया कैसा होता है, अमीबा से पेचिस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 11वें प्रश्न को। इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है कि ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो ग्रामीण आवास निधि है उसको किस वर्ष स्थापित किया गया था, 2008, 2014, 2016, 2003। तो ग्रामीण आवास निधि को 2008-9 में, कब, 2008-9 में, 2008 जीरो है, 2008-9 में हमने क्या किया था, यहाँ पे भी जीरो रहेगा, 2008-9 में हमने 2008-9 में जो है क्या हुआ था, ग्रामीण आवास निधि का स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 12वां प्रश्न है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। फ्रैंक व्हिटल, ये दूसरी बार आ रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट में फ्रैंक व्हिटल। तो फ्रैंक व्हिटल ने किसका आविष्कार किया, विद्युत चुंबकत्व का, बेंजीन का, विद्युत प्रेरण का। विद्युत प्रेरण किसने किया, फैराडे, फैराडे है विद्युत प्रेरण के। या फिर जेट इंजन का, तब फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। यह याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं 13वां, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक बुक किसने लिखा है। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक बुक यह किसने लिखा है, संजय जैन है, NP सिंह है, AS दुतल है, या वरुण यादव। किसने लिखा है, AS दुतल जी ने। किसने, AS दुतल, यानी कि नहीं अमरजीत सिंह दुतल। AS का मतलब हो गया क्या, अमरजीत सिंह, अमरजीत सिंह, इनका पूरा नाम है दुलत, ठीक है, अमरजीत सिंह दुलत, यानी कि इन्हें शॉर्ट में AS दुलत कहा जाता है। इन्होंने ही क्या लिखा है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक बुक की लिखा है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कब भारत के राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी प्रदान करी। देखिए बहुत 17 तो सबको पता है, लेकिन नियरेस्ट डेट पूछ लिया, एग्जैक्ट डेट पूछा है, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल 17, 5 अप्रैल 2017 या 12 अप्रैल 2017। तो GST को कब मंजूरी राष्ट्रपति ने दिया था, 12 अप्रैल 2017 को, ठीक है। पूरे देश में GST, वस्तु एवं सेवा कर को क्या कर दिया, प्रभावी कर दिया था। 12 अप्रैल को मंजूरी मिली थी, लेकिन 1 जुलाई से, 1 जुलाई पूरा लिखती हूँ, 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया था। देखिए मंजूरी, दो प्रश्न हैं ये। पहला प्रश्न ये क्या है कि GST को कब सहमति दी गई, मंजूरी कब, 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति ने दिया, लेकिन लागू कब हो गया पूरे देश में, 1 जुलाई 2017 से। ये डेट भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में GST लागू हो गया। हो सकता है आपसे इस बार यह प्रश्न पूछ लिया जाए। 15वां प्रश्न देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू हुआ। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को लागू किस वर्ष किया गया था। तो लागू अगर हम बात करें कि किस वर्ष इसको लागू किया, तो 2009 में। कब लागू किया गया था, 2009 में इसे लागू कर दिया। 8 में जो यह अधिनियम आया और 2009 में इसे क्या कर दिया गया, 2009 में इसे लागू कर दिया। वो भी पूरा डेट अगर देखें तो 27 अक्टूबर, क्योंकि आप लोगों में पूरा डेट भी पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। सो 27 अक्टूबर 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया गया, पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 16वां प्रश्न देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया। यानी कि किस, अमेठी, जालौन, देवरिया या फिर कुशीनगर। तो किस जिले को चुना गया था,
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के लिए किसे चुना गया था? जालौन को। किसे चुना गया था? जालौन को चुना गया था हस्तनिर्मित कागज के उत्पाद के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखते हैं 17वां प्रश्न। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब किस नाम से उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया? यानी कि लखनऊ 1921 से पहले कहाँ राजधानी थी? तो कहाँ? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद या कानपुर? तो कहाँ पे? इलाहाबाद, जो वर्तमान में क्या हो गया है? प्रयागराज के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद से लखनऊ कहाँ पे 1921 में स्थानांतरित हुई थी? इलाहाबाद से राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की गई थी, 1921 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में है, यानी कि वाल्मीकि जी का आश्रम ब्रह्मवर्त में था। और यह ब्रह्मवर्त की बात करें कि यह कहाँ पे है? बिठूर में है, झांसी में है, ललितपुर में है या फिर उरई में? तो यह ब्रह्मवर्त की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? यह ब्रह्मवर्त बिठूर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? यह बिठूर कानपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में किस नाम का पहला हिंदी समाचार पत्रिका निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया? इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार कब निकाला गया था? 1845 में। किसने निकाला? गोविंद रघुनाथ ने निकाला। और उसका नाम पूछा है, तो कौन सा? सरस्वती है, बनारस अखबार है, हंस है या जागरण? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, बनारस अखबार है, जो कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्रिका है। 1845 में। कब निकाला गया इसे? 1845 में इसे निकाला गया। संपादन किसने किया? तो गोविंद रघुनाथ ने। किसने? गोविंद रघुनाथ ने इसे संपादित किया। देखिए 3 प्रश्न यहीं पे आपका तैयार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न। 20वां प्रश्न है, जौनपुर का सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार था, और उसने यानी कि किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया? तो किसके तर्ज पर? ठुमरी के तर्ज पर, गजल या कव्वाली या फिर दादर? किसके तर्ज पर उसने ख्याल विकसित किया था? जौनपुर का जो शासक था सरकी, यानी कि हुसैन शाह सरकी, इसने ठुमरी के तर्ज पर एक ख्याल को विकसित किया था। ठुमरी से संबंधित गिरिजा देवी का नाम याद रखिएगा। गिरिजा देवी किससे संबंधित है? ठुमरी गायिका हैं। ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछता है। गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं? तो ठुमरी से। 21वां देखते हैं, भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी के साथ शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सबने महाभारत में देखा होगा कि जो है अर्जुन ने क्या किया? द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, और वह कुंड कौन सा था? भेड़ कुंड। पूछ सकते हैं भेड़ कुंड कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है यह भेड़ कुंड? इटावा में है, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में या बाराबंकी में? तो कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में है यह भेड़ कुंड। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली बार जो है रेलवे की शुरुआत किसने और कब करी? देखते हैं। ऑकलैंड है, मेटकॉफ है, हेस्टिंगस है या डलहौजी है? तो रेलवे की शुरुआत ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। डलहौजी ने कब किया था? 1853 में। कब किया था? 1853 ईस्वी में डलहौजी ने भारतीय रेलवे की शुरुआत की थी। अगर बात करें पूरा डेट क्या है? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक किया था? तो बॉम्बे, बहुत बार पूछा गया है कहाँ से कहाँ से, तो बॉम्बे से लेकर के ठाणे के बीच। ठाणे, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे के बीच जो है इसने क्या किया था? पहले रेल की ठाणे है, यह बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को हम क्या कहते हैं? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, प्रेस का मुक्तिदाता। अखबारों पर से इसने क्या हटा दिया था? जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो हटा दिया था चार्ल्स मेटकॉफ ने इसे, इसीलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख की संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं, यानी कि किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं अरविंद पारिख? तो अरविंद पारिख तबला से, सितार से, बांसुरी से, शहनाई से, किससे जुड़े हुए हैं अरविंद पारिख जी? तो अरविंद पारिख क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं अरविंद पारिख जी। किससे संबंधित है? सितार। तबला और सितार की रचना किसने करी?
तो अमीर खुसरो ने। किसने करी? तबला सितार की अमीर खुसरो ने। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह का शहनाई से कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यह किससे संबंधित है? शहनाई वादक, प्रसिद्ध शहनाई वादक, याद रखिएगा इनका नाम भी। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? यानी कि इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 20 का पदवियों का उन्मूलन। तो पदवी का उन्मूलन कौन करता है? अनुच्छेद 18, जो क्या करता है? पदवियों का उन्मूलन करता है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। क्या है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। या फिर आगे देखते हैं, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता कौन करता है? और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन कौन देता है? तो बात करें अगर अनुच्छेद 20 किससे? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। किससे? तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 20 करता है। ठीक है। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को यानी कि कितने उम्र से और कितने उम्र के आयु की सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जानी है? यानी कि किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी है, यही आपसे पूछा है इस प्रश्न में। तो 4, 6, 8, 10, तो कहाँ पे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा? किसमें? अनुच्छेद 21A में। कितने से कितने वर्ष के बालकों को? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को, याद रखिएगा हमेशा 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है। आगे ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 26वां है, कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का क्या कर सकता है? विधान परिषद को स्थगित कर सकता है। बिल्कुल, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। देखिए, विधान परिषद और विधानसभा दोनों को स्थगित कर सकता है कौन? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के विधान परिषद को भंग कर दे, देखिए भंग कर दे, यही नहीं कर सकता है। स्थगित कर सकता है विधान परिषद को और विधानसभा को, राज्यपाल स्थगित कर सकता है, लेकिन भंग नहीं। जिस तरह से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है, सेंट्रल में क्या होता है, केंद्र में राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, बल्कि 1/3 सदस्य हमेशा हर 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं। उसी तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि राज्यों में भी क्या होता है, विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जाता है। तो यही क्या है, अगर हमेशा याद रखिए, जहां विधान परिषद के भंग की बात की, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, स्थगित कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को, बिल्कुल विधानसभा को भंग कर सकता है, जब चाहे तब कर सकता है, जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, वैसे ही राज्यपाल विधानसभा को भी भंग कर सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? सी। एकदम सरल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 यानी कि किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 22 की बात कर रहा है कि किससे संबंधित है अनुच्छेद 22। तो देखते हैं अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 जो है, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध कौन करता है? तो अनुच्छेद 15, आर्टिकल ART मैं लिख रही हूँ। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध कौन करता है? अनुच्छेद 15। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 कौन कहता है? अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण की बात कौन करता है? तो यही जो है अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 देता है। संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है? तो संपत्ति के अधिकार की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अब यह कैसा अधिकार है? तो यह कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28वां प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसके पहले प्रैक्टिस सेट में हमने 1975 से संबंधित PM की बात करी थी कि 1975 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? R वेंकटरमण, KR नारायणन, मोहम्मद हिदायतुल्ला या फिर फखरुद्दीन अली। तो अगर हम बात करें कि 75 में आपातकाल के समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। फखरुद्दीन अली अहमद जो है क्या थे? उस समय राष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे ये फखरुद्दीन अली? तो 74 से, यानी कि 1974 से लेकर के फरवरी 77 तक रहे थे। ठीक है, 74 से, यानी कि कार्यकाल इनका जान लें 1974 से
1977 तक इनका कार्यकाल बना रहा। तो 75 में आपातकाल लग गया। पीएम कौन थी 75 में? पीएम की बात करें तो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि यह प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने करवाया है कि 1975 में इंदिरा गांधी पीएम थी। कब? 1975 में आपातकाल लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अब पूछा है लेबनान की राजधानी। 29वां प्रश्न है कि लेबनान की राजधानी है क्या? बेरूत है, त्रिपोली है, सिलोन है या टाइलर है? तो लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। क्या है? बेरूत है लेबनान। त्रिपोली किसकी राजधानी है? लीबिया की राजधानी। यह भी याद रख लीजिए, लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। ठीक है, लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। सिलोन श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। याद रखिए, क्योंकि देश और राजधानी आपसे लगातार पूछा जा रहा है। 30वां प्रश्न है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा पूछ लिया है अब। ठीक है, तो कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है, लोटी है, तेगे है, सेकेल है। तो अगर हम मुद्रा की बात करें तो कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तेंगे है। क्या है? तेंगे है। देखिए, अब फ्रैंक किसकी मुद्रा है? तो यह फ्रैंक फ्रांस की मुद्रा है। फ्रांस की मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, लोटी की हम बात करें, ये किसकी मुद्रा है? लेसेथो देश है। लेसेथो देश की मुद्रा क्या है? लोटी है। ठीक है, और शेकल की हम बात करें तो यह किसकी मुद्रा है? शेकल इज़राइल की मुद्रा है। शेकल किसकी है? जो कि इज़राइल आजकल क्या है? इज़राइल जो है आजकल बहुत चर्चे में चल रहा है अपने वॉर को लेकर के। तो याद रखिएगा, इज़राइल की मुद्रा क्या है? शेकल है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31वां प्रश्न कि साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? यानी कि दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? बोलीविया है, ब्राज़ील है, पेरू है या फिर चिली है? तो अगर हम साउथ अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले देश की बात करें तो वह कौन सा है? ब्राज़ील। राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। इसकी राजधानी क्या है? तो ब्राज़ीलिया, इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है। याद रखिएगा, ब्राज़ील की राजधानी भी पूछा जाता है। तो इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी है। ठीक है, तो यह थे हमारे आज के सुपर 31 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। प्रश्न और इसकी व्याख्या दोनों ही आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।